24 दिसंबर 1999 की शाम तकरीबन 4 बजे इंडियन एयरलाइंस की परवाज IC-814 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इस फ्लाइट की मंजिल न्यू दिल्ली है, जहां पहुंचने के लिए बस 1 से 1.5 घंटा लगने वाला था, क्योंकि नॉर्मली नेपाल के कैपिटल काठमांडू से न्यू दिल्ली का सफर बस 1 से 1.5 घंटे का था। जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो प्लेन का माहौल काफी खुशगवार होता है। प्लेन में टोटल 190 लोग मौजूद होते हैं, जिनमें 179 मुसाफिर और 11 क्रू मेंबर शामिल होते हैं। क्रू मेंबर में कैप्टन ऑफ फ्लाइट देवी शरण, इनके असिस्टेंट राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जग्या भी मौजूद थे। जैसे ही ये फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में इंटर होती है, प्लेन के क्रू मेंबर्स मुसाफिरों में खाना तकसीम कर रहे होते हैं कि अचानक 5 मास्क लगाए मुसाफिर हथियारों से लेस खड़े हो जाते हैं और बार बार दोहराते हैं कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। अभी भी प्लेन को उड़ते हुए मुश्किल 3 से 35 मिनट हुए थे। इस वक्त जब मुसाफिर डर जाते हैं और हाईजैकर्स इन्हें खाना नीचे फेंककर अपनी सीट्स पर चुपचाप बैठने को कहते हैं, और इनमें से एक हाईजैकर कॉकपिट की तरफ बढ़ता है और क्रू मेंबर अनिल शर्मा को धमकाता है कि इसे कॉकपिट में दाखिल करवाए। जबरदस्ती कॉकपिट में घुसने के बाद हाईजैकर अपना रिवॉल्वर फ्लाइट कैप्टन देवी शरण के सर पर रखकर इन्हें बताता है कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है, अब प्लेन को वेस्ट की जानब उड़ाना शुरू करो। कैप्टन दिल्ली के रूट से हटकर प्लेन को वेस्ट यानी पाकिस्तान की जानब उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये हाईजैकर दरअसल प्लेन को पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर ले जाना चाहते थे। अगर हम इन हाईजैकर्स की बात करें तो ये लोग हरकतुल मुजाहिदीन तंजीम के मेंबर्स थे। हरकतुल मुजाहिदीन इस्लामी मुजाहिदीन की एक हथियारबंद तंजीम थी जो कश्मीर में एक्टिव थी। इस तंजीम का ताल्लुक मुल्ला उमर और उसामा बिन लादेन से भी बताया जाता है। ये हाईजैकर्स एक दूसरे को चीफ, भोला, शंकर, बर्गर और डॉक्टर के नाम से पुकार रहे थे, जो बाद में पता चलता है कि इनके असल नाम इब्राहिम अख्तर, मिस्री जहूर, शकीर, काजी सुन्नी अहमद और सैयद शाहिद अख्तर थे। हाईजैकर्स का चीफ पायलट से पूछता है कि तुम्हारे पास कितना फ्यूल है, तो इसके जवाब में कैप्टन देवी शरण इसे बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल बहुत कम है, इससे हम लाहौर नहीं पहुंच सकते। लाहौर जाने से पहले हमें रीफ्यूलिंग करवानी पड़ेगी। दरअसल कैप्टन देवी शरण पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, वो चाहते थे कि प्लेन को इंडिया में उतारा जाए ताकि इंडियन फोर्सेस इनकी कोई मदद कर सके। इसलिए वो बार बार हाईजैकर्स को कहते कि प्लेन लाहौर तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन हाईजैकर्स हरगज इंडिया में लैंड नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने जिस फ्लाइट को यरगमाल बनाया था वो फ्लाइट इंडिया की ही थी और इसमें से 166 इंडियन ही सवार थे। हाईजैकर्स को ये डर था कि अगर वो प्लेन को इंडिया में लैंड करवाएंगे तो ये इंडियन फोर्सेस के लिए अपर हैंड होगा प्लेन में ऑपरेशन करने और प्लेन को रहा करवाने के लिए। इसलिए वो प्लेन को पाकिस्तान या अफगानिस्तान ले जाना चाहते थे। इसलिए वो पायलट को इंडिया में जहाज उतारने की तजवीज़ को रद्द कर देते हैं और पायलट्स को मजबूर करते हैं कि वो जहाज को पाकिस्तान एयर स्पेस में लेके जाए। ऐसा ही किया जाता है, लेकिन लाहौर में बैठे ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले इस प्लेन को हरगज उतरने की इजाजत नहीं देते। इसी बीच पायलट ATC इंडिया को प्लेन के हाईजैक होने की इतला पहुंचा देता है। अब जो कि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि इस जहाज की हाईजैकिंग का इल्जाम इन पर आए, इसलिए वो जहाज को लैंड करने से हर सूरत मना कर देता है। अब प्लेन में फ्यूल निहायत कम था, इसलिए रिफ्यूलिंग के लिए प्लेन को जल्द से जल्द लैंड करवाना होगा। पायलट हाईजैकर्स पर रिफ्यूलिंग का प्रेशर बनाकर इंडिया में लैंड करवाने पर राजी करने की कोशिश करते हैं। पहले हाईजैकर जो किसी भी हाल में इंडिया में लैंड करवाने से इनकार कर रहे थे, लेकिन कुछ देर आपस में मशवरा करने के बाद वो इस शर्त पर लैंड करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि लैंड होते ही फ्यूल भर के जहाज फिर उड़ान भर लेगा। अब पायलट्स का प्लान काम कर गया था। आखिरकार वो इंडिया में लैंड कर सकते थे। लाहौर के करीब इंडिया का शहर अमृतसर था, इसलिए प्लेन को अमृतसर उतारने का डिसीजन लिया जाता है। अब कैप्टन को यकीन था कि इंडिया में लैंड करने के बाद प्लेन को दोबारा नहीं उड़ने दिया जाएगा। इंडियन फोर्सेस किसी न किसी तरह इन्हें इन लोगों से आजाद करवा लेंगे, लेकिन अभी शायद इनकी किस्मत में आज़ादी नहीं थी, या यूं कहे कि इंडिया की गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स निहायत ही सुस्ती और मिसमैनेजमेंट से काम लेते हैं। जब लाहौर ATC प्लेन को उतारने से रोक देती है तो 6:35 पर जहाज को वापस इंडिया की जानब मोड़ दिया जाता है और प्लेन 6:44 पर अमृतसर की फिजाओं में डिसेंट होने लगता है। और इधर इंडियन अहकाम पंजाब पुलिस का कोई भी ऑपरेशन करने से रोक देते हैं और NSC कमांडोज को दिल्ली में ऑपरेशन करने के लिए तैयारी की प्रिपरेशन करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की नाअहली की ये सूरत हाल थी कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया LK अडवाणी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ पंजाब सर्बजीत सिंह को अमृतसर में लैंडिंग से सिर्फ 1 घंटा पहले इस प्लेन की हाईजैक की खबर मिली, वो भी किसी ऑफिशियल्स की जानिब से नहीं बल्कि टीवी से। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट किस हद तक सुस्ती और मिस कम्युनिकेशन का मुजाहरा कर रही थी। अमृतसर लैंड होते ही कैप्टन की जानिब से रिफ्यूलिंग की कॉल करवाई जाती है।
एयरपोर्ट अथॉरिटीज और वहां मौजूद ऑफिशियल्स की जानिब से जानबूझकर फ्यूल डालने में डिले किया जाता है ताकि कोई हिकमत अमली बनाकर प्लेन को आजाद करवाने की कोशिश की जा सके। और दूसरी तरफ हाईजैकर्स लोकल पुलिस और हकाम के साथ निगोशिएशन करने से इनकार कर देते हैं। वो दिल्ली में बैठे हाई हकाम से कम्युनिकेशन करना चाहते थे। जब रिफ्यूलिंग करने में देरी की जाती है तो हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते वो 2 मुसाफिरों सतनाम सिंह और रूपन कटियाल पर चाकू से वार करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत जख्म आते हैं और कैप्टन देवीशरण हकाम को कॉल करते हैं कि जल्द से जल्द फ्यूल भर दिया जाए। हाईजैकर्स के पास क्लाशनकोफ और हैंड ग्रेनेड्स हैं और वो अब मुसाफिरों को मारना शुरू कर रहे हैं। इन्हें जल्दी फ्यूल दिया जाए ताकि होने वाले जानी नुकसान से बचा जा सके, लेकिन हकाम फिर भी रिफ्यूलिंग नहीं करते बल्कि एक फ्यूल टैंक को प्लेन के रास्ते में खड़ा कर देते हैं ताकि प्लेन दोबारा टेक ऑफ ना कर सके। लेकिन अब हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और पायलट्स को दोबारा प्लेन उड़ाने पर मजबूर करते हैं। प्लेन 7:47 पर दोबारा अमृतसर से टेक ऑफ करता है और रास्ते में खड़े फ्यूल टैंक से बाल बाल बचकर एयरपोर्ट से निकल जाता है। और दूसरी तरफ एनएसजी कमांडोज 8:20 पर एयरपोर्ट पहुंचते हैं जब प्लेन वहां से निकल चुका होता है। अब दोबारा हाईजैकर्स प्लेन को लाहौर में ले जाते हैं और फिर कैप्टन देवीशरण लाहौर एटीसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेन को लैंड करने की परमिशन दी जाए, क्योंकि प्लेन को अमृतसर में रिफ्यूल नहीं किया गया था, जो इंडियन हकाम की बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन पाकिस्तान एटीसी इसे लैंड करने से मना कर देती है और फोर्स लैंडिंग को रोकने के लिए वो एयरपोर्ट की लाइट्स और नेविगेशन एड्स को भी बंद कर देते हैं। अब प्लेन में फ्यूल बिल्कुल खत्म हो रहा था। अब पायलट्स जबरदस्ती लैंड करवाने लगते हैं। जैसे ही प्लेन डिसेंट होता है तो पायलट्स को अंदाजा होता है कि ये कोई हाईवे है जिस पर वो लैंड कर रहे हैं और वो दोबारा पाकिस्तान एटीसी से लैंडिंग की परमिशन मांगते हैं। और इस बार वो हालात को देखते हुए लैंड करने की परमिशन दी जाती है और अब प्लेन 8:01 पर पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर उतर चुका था। अब इंडिया की जानिब से पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लेन को दोबारा उड़ान भरने से रोका जाए। पाकिस्तान हकाम फिर से नेविगेशन एड्स को बंद कर देते हैं और प्लेन के गिर्द पंजाब पुलिस के नौजवानों को तैनात कर दिया जाता है ताकि प्लेन दोबारा टेक ऑफ ना कर सके। पाकिस्तानी हकाम हाईजैकर्स के साथ निगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि बच्चों और औरतों को रहा किया जाए, जो हाईजैकर्स रहा करने से इनकार कर देते हैं। और दूसरी तरफ इंडियन हकाम इस्लामाबाद में मौजूद इंडियन हाई कमिश्नर जे पारदर्श राय को लाहौर के आकर हाईजैकर्स के साथ बात करने के लिए कहते हैं। इंडियन हकाम पाकिस्तान फोर्सेस को किसी भी किस्म का ऑपरेशन करने से रोक देते हैं। अब अमृतसर की तरह यहाँ भी हाईजैकर्स रिफ्यूलिंग के लिए दबाव डालते हैं। अब पायलट्स के बार बार कहने पर पाकिस्तानी हकाम प्लेन को रिफ्यूल कर देते हैं और जैसे अमृतसर में प्लेन को जबरदस्ती उड़ने पर मजबूर किया जाता है, इस तरह लाहौर में भी प्लेन को उड़ाने पर मजबूर किया जाता है। अब प्लेन दोबारा 10:32 पर टेक ऑफ करता है। जब तक इंडियन हाई कमिश्नर लाहौर पहुंचते हैं, प्लेन वहां से निकल चुका होता है। पाकिस्तानी हकाम इंडियन हाई कमिश्नर को मुसाफिरों के जिंदा होने की तस्दीक करते हैं और बताते हैं कि किसी भी मुसाफिर को नहीं मारा गया। अब एक बार फिर जहाज बगैर किसी भी मंजिल के लाहौर से टेक ऑफ कर चुका होता है। अब हाईजैकर्स की तरफ से प्लेन को काबुल ले जाने के लिए कहा जाता है। इस वक्त काबुल एयरपोर्ट में रात को जहाज उतारने की सहूलत मौजूद नहीं होती, इसलिए पायलट्स हाईजैकर्स को वहां जाने से साफ मना करते हैं। अब जहाज फिर वेस्ट की जानब सफर करता है और अब गल्फ कंट्रीज अपने एयर स्पेस को बंद कर देती हैं ताकि प्लेन वहां लैंड ना कर सके। आखिरकार प्लेन को दुबई के अल मिनहाद एयरपोर्ट पर रात के 1:32 पर उतार लिया जाता है और अब यूएई की गवर्नमेंट और हाईजैकर्स के दरमियान निगोशिएशन होती है और यूएई की गवर्नमेंट फ्यूल के बदले में 27 पैसेंजर्स की रिहाई करवा लेता है, जिसमें घायल होने वाले सतनाम सिंह भी शामिल थे। और बाद में 25 साल रूपन कटियाल, जिसे अमृतसर एयरपोर्ट पर जख्मी किया गया था, वो भी मर चुके थे। इनकी डेड बॉडी भी प्लेन से उतारी गई। इंडिया चाहती थी कि यूएई की गवर्नमेंट इनकी आर्म्ड फोर्सेस को दुबई में ऑपरेशन की इजाजत दे, लेकिन यूएई की गवर्नमेंट इस बात को रद्द कर देती है और अब जहाज 27 पैसेंजर्स को आजाद करके फिर सुबह के 6:20 पर दुबई छोड़ने को तैयार था। बाद में कैप्टन देवीशरण बताते हैं कि प्लेन को रोकने दुबई अथॉरिटीज प्लेन की आगे रुकावट बनाते हैं, लेकिन पायलट्स को मजबूर में इससे पार करना पड़ता है। अब 6:20 पर जहाज दुबई से निकल जाता है। दुबई से उड़ते ही प्लेन अफगानिस्तान की तरफ मोड़ दिया जाता है और 2 घंटों की मुसाफत के बाद 8:33 पे जहाज को कंधार एयरपोर्ट पर उतार लिया जाता है। क्योंकि ये वाकया 1999 का है, तो इस वक्त अफगानिस्तान के बेशतर इलाकों की तरह कंधार भी तालिबान के अंडर कंट्रोल था। अब भारत के लिए मसला और भी संगीन हो चुका था, क्योंकि भारत के तालिबान के साथ किसी भी किस्म के ताल्लुकात नहीं थे और भारत अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को भी नहीं मानता था। जैसे ही प्लेन लैंड करता है तो तालिबान के असले से लेस गाड़ियां और हथियारबंद सिपाही जहाज को घेर लेते हैं। तालिबान जहाज को इसलिए घेरते हैं ताकि कोई हाईजैकर पैसेंजर्स का कोई नुकसान ना पहुंचाए। इंडिया इस्लामाबाद में मौजूद अपने ऑफिशियल्स को निगोशिएशन के लिए भेजती है।
25 और 26 दिसंबर इस सब में गुजर जाते हैं। प्लेन के इंजन को लगातार चला के रखा जा रहा था क्योंकि कंधार में रात काफ़ी ठंडी होती है जिसमें टेम्परेचर -30 डिग्री तक चला जाता है। प्लेन के इंजन को चलाकर हीटर वगैरह चला के रखे जाते हैं। 27 दिसंबर को इंडियन गवर्नमेंट ज्वाइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विवेक कारजू की सरबराही में एक निगोसिएशन टीम भेजती है। अजय डोवल और सीजे साहब भी इस टीम का हिस्सा थे। इंडिया और हाईजैकर्स के दरमियान निगोसिएशन करने में तालिबान अहम किरदार अदा करते हैं। तालिबान के ऑफिशियल बताते हैं कि हाईजैकर्स 36 कैदी जिनमें मसूद अजहर भी शामिल था, इनकी रिहाई सजाद अफगानी जो हिंदुस्तान में दफन था इसकी मैयत और $200 मिलियन का मुतालबा करते हैं। लेकिन इंडियन हुकाम इतने कैदी रहा करने से इनकार कर देता है तो तालिबान के प्रेशर की वजह से हाईजैकर्स 3 कैदियों की रिहाई पर मान जाते हैं जिनमें मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जरगर शामिल थे। इनमें से 2 कैदी चूँकि जम्मू एंड कश्मीर में होते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट चीफ मिनिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ़ारूक अब्दुल्ला से इन कैदियों को छोड़ने के लिए अल्तमास करती है, लेकिन वो इन्हें छोड़ने पर राज़ी नहीं होते क्योंकि इन्हें लगता था कि ऐसा करने से इंडिया को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, जो बाद में उठाना भी पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट के बार बार असरार करने पर वो कैदी रहा करने पर मान जाते हैं। इस तरह 30 दिसंबर को ये 3 कैदी रहा करके कंधार की तरफ रवाना कर दिए जाते हैं। इसके बाद हाईजैकर्स अपने हथियार तालिबान को सौंप देते हैं और पैसेंजर्स को प्लेन से उतरने की इजाजत दी जाती है। अब इंडियन हुकाम को लग रहा था कि शायद तालिबान हाईजैकर्स और छोड़े जाने वाले कैदियों को अरेस्ट कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि तालिबान इन्हें 10 घंटे का टाइम देते हैं मुल्क छोड़कर भागने के लिए और इन्हें एक गाड़ी में बिठाकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास छोड़ दिया जाता है। इसके बाद मुसाफिर सुकून के सांस लेते हैं और आखिरकार 31 दिसंबर को इन सबको आज़ाद करवा लिया गया था। ये इंडिया में होने वाली आखिरी हाईजैकिंग थी। इसके बाद आज तक इंडिया में कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ। एयरपोर्ट सिक्योरिटीज को स्ट्रॉन्ग किया गया और 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने हाईजैकर्स के खिलाफ एक कानून भी पास किया जिसमें हाईजैकिंग की सजाए मौत मुकर्रर की गई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है किस मुल्क का हाथ हो सकता है इसकी हाईजैकिंग में।